अगर आपको लगता है कि चार्ज का जो टॉपिक है, एमटीक्यू में आपके पास सिर्फ 1 से 2 एमसीक्यूज़ तक आता है और उससे ज़्यादा नहीं आता, तो ये बात बिल्कुल गलत है। क्योंकि इस एक चैप्टर से कॉन्सेप्चुअल जो आपके पास टॉपिक्स हैं, वो आते हैं। जो 90% स्टूडेंट मैंने देखे हैं गलत करते हैं, उनको सॉल्व करने का तरीका ही नहीं पता। आज मैं आपको इस टॉपिक का ए टू ज़ी इतनी क्लैरिटी से समझाऊँगा कि एग्ज़ाम में कोई भी ट्रिकी क्वेश्चन आपको दिए जाएँ, बट आपको कन्फ्यूज़ नहीं कर पाएँगे। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें क्योंकि लास्ट में हम कुछ एमसीक्यूज़ और कुछ टॉपिक के हम क्वेश्चन देखेंगे जो कि एमटीकेट में आए हुए हैं। ठीक है? तो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ फैसल अहमद एंड इस चैनल पर हम बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग जो कि आपके पास एमटीकेट सिलेबस में जो रजिस्टर्ड कोर्सेज हैं पीएमडीसी की तरफ से, वो सारे कवर करेंगे बिफोर द एमटीकेट। आई नो आप सबको ये इम्पॉसिबल लगेगा कि सर एमटीकेट तो आने वाला है 16 अगस्त से, तो हम कैसे सारे चैप्टर्स को कवर कर पाएंगे? तो don't worry about it, just believe on yourself, just believe on Allah and everything will be clear and more better. Okay, so अच्छे तरीके से समझेंगे, हर एक चीज़ को क्लियर करेंगे, आपकी रिवीजन भी हो जाएगी, आपके साथ एमसीक्यूज भी सॉल्व हो जाएंगे और लास्ट पर हम जब आपके पास तकरीबन आपके पास 15 दिन बचेंगे, यानी 1 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक हम जो है वो मैराथन चलाएंगे, जिसके अंदर हम बहुत सी प्रैक्टिस करेंगे, बहुत से वन शॉट लेक्चर के थ्रू रिवीजन भी करेंगे। तो आप इस चैनल से जुड़े रहें और जो भी चीज़ें आपको परेशान करती हैं आप कमेंट में बता सकते हैं, या आपके पास एक सपोर्ट ईमेल आपको प्रोवाइड की गई है डिस्क्रिप्शन के अंदर, वहां पर भी आप हमें ईमेल कर सकते हैं। आवर टीम विल बी रिस्पॉन्स यू विद इन द 48 आवर्स। तो आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं बहुत बहुत बेसिक टॉपिक। देखिए, बहुत से टीचर मैंने देखे हैं क्या करते हैं, डायरेक्ट कूलम्स लॉ से स्टार्ट करवाते हैं, बट अगर बच्चे को बेसिक चीज़ ही नहीं पता तो वो कैसे कूलम्स लॉ को समझ सकता है? फिजिक्स बेटे समझने की चीज़ है। आप कूलम्स लॉ को याद कर सकते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, बट उसको समझने के लिए आपको बेसिक कॉन्सेप्ट आना चाहिए। जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो वहां पर आपके पास यही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। ठीक है? तो ये चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक की फाउंडेशन लेक्चर है आपके पास, इसलिए अगर ये आपके पास क्लियर हो जाता है, अगर आप इन सारे लेक्चर को अच्छे से सुनते हैं और कवर करते हैं, याद करते हैं, रिवाइज करते हैं, एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करते हैं, तो आपके पास जो आने वाले जो नेक्स्ट टॉपिक होंगे, कूलम्स लॉ, इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल डिफरेंस, कैपेसिटेंस, ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, ये सारी चीज़ें आपके पास अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाएंगी। बट आज का लेक्चर बच्चे बच्चे बेसिक है और इसको अच्छे से समझना है और हर एक चीज़ को नोट करना है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधा टॉपिक पर आते हैं। तो चैप्टर का नाम देखकर आपको पता लगेगा कि ये आपके पास इसका मतलब क्या है। ये फर्स्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके पास एफएससी 2 का, चैप्टर नंबर 1 है। अगर आप पंजाब से हैं तो आपको पता होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है? तो सबसे पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक की। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, यहाँ पर आपके पास दो चीजें आपको नजर आ रही होंगी। एक तो आपके पास नजर आ रहा होगा इलेक्ट्रो और दूसरा नजर आ रहा होगा स्टैटिक्स। ठीक है? अब इसका मतलब क्या है? बेसिक चीज़ें आपको आनी चाहिए। मैंने आपको बताया आज सिर्फ हम बेसिक ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट दिन से हम इंशाल्लाह आगे के टॉपिक भी कवर करते जाएँगे। बट बेसिक चीज़ें जब तक नहीं आती, मैं आपको आगे नहीं पढ़ा सकता। ठीक है? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या होता है आपके पास? ये चीज़ आप नोट कर लें। इलेक्ट्रोस्टैटिक बेसिकली ब्रांच ऑफ फिज़िक्स होती है, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, चार्जेस के बारे में स्टडी करते हैं और उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है। अगर वो चार्ज आपके पास मोशन में है तो वो क्या होगी, अगर वो रेस्ट में है तो वो क्या होगी। अब यहाँ पर जो हम बात करेंगे वो करेंगे रेस्ट की, क्योंकि आपके पास जो स्टैटिक वर्ड है वो आपके पास क्या शो कर रहा है, रेस्ट, जो कि मूव नहीं कर रहा, तो हम उसे कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो ये आप साथ नोट भी करते जाएं। द स्टडी ऑफ चार्ज,
कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ये बेसिक डेफिनेशन है, चैप्टर का नाम भी आपके पास यही है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, द स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट, वो चार्ज जो रेस्ट पर हो, हम जब उसके बारे में पढ़े तो हम उसे कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब बात आती है सर चार्ज क्या है, और जब चार्ज रेस्ट पर होती है तब क्या सीन होता है, और जब चार्ज कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करती है तब क्या आपके पास सर डिफरेंस आता है। तो हम एक एक चीज को अच्छे से कवर करेंगे। अब बात करते हैं हम चार्ज की। ठीक है, चार्ज की बात करते हैं। वेट फॉर अ फ्यू मिनट्स। चार्ज के बारे में आपको एक एक चीज में आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करूंगा, ताकि आगे चलकर जब हम कूलम्स लॉ को डिस्कस करें तो आपको ये चीजें परेशान ना कर पाए। तो सबसे पहली चीज, चार्ज जो होती है आपके पास किसी भी मैटर की फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, चार्ज मैटर की एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से कोई भी ऑब्जेक्ट दूसरे चार्ज ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट या रिपेल कर सकता है। ठीक है, क्या कहा मैंने, मैं यहाँ पर लिखता हूँ एक एक चीज। ये चार्ज क्या है, चार्ज बेसिकली फंडामेंटल प्रॉपर्टी है किसकी, मैटर की। चार्ज इट इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। ठीक है, जिसकी वजह से वो किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट या रिपेल कर सकता है, ड्यू टू विच attract, repel another object। okay? बेसिक डेफिनेशन है चार्ज की। ये चार्ज है क्या, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं चार्ज से रिलेटेड। वो ये पॉइंट है कि चार्ज जो आपके पास है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। जिस तरह हमने पढ़ा था फिजिक्स के अंदर क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, इसी तरह उसके अंदर हम फर्दर पढ़ते हैं दो क्वांटिटीज को, स्केलर क्वांटिटीज और वेक्टर क्वांटिटीज। स्केलर क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं जिनके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। ठीक है, और वेक्टर क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं जिसके पास मैग्नीट्यूड भी हो और उसके साथ डायरेक्शन भी हो, तो हम उसे क्या कहते हैं, वेक्टर क्वांटिटीज। लेकिन यहाँ पर जो चार्ज है आपके पास ये एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। के अलावा इससे जो क्वेश्चन बनते हैं वो आता है आपके पास यूनिट से रिलेटेड। ये जो चार्ज है आपके पास इसका यूनिट क्या है। ठीक है, तो चार्ज का जो आपके पास यूनिट होता है, हम बात करते हैं एसआई यूनिट की। तो एसआई यूनिट जो होता है चार्ज का वो होता है कूलम। ठीक है, और हम इसको शो करते हैं आपके पास सी से। ये बेसिक चीजें आप मुझे जल्दी से बता दें कि आपको कवर हो रही हैं या नहीं। जी, एग्जैक्टली, बिल्कुल गुड। अब चलते हैं आगे। आगे जो पॉइंट है आपके पास चार्ज से रिलेटेड वो है आपके पास टाइप ऑफ चार्जेस। चार्जेस कितनी टाइप्स की होती हैं, आप सबको पता है कि चार्जेस के दो टाइप्स होते हैं। ठीक है, तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्जेस। कौन कौन से होते हैं टाइप्स,
इसमें आपके पास जो टाइप्स आ जाते हैं, फर्स्ट हम पढ़ते हैं पॉजिटिव चार्ज, और दूसरी जो आपके पास होती है नेगेटिव चार्ज होती है। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको बता दूं, फर्स्ट जो टाइप होती है हम उसे कहते हैं पॉजिटिव चार्ज। दूसरी जो आपके पास होती है वो होती है नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्जेस क्या होती हैं? वो चार्जेस जो एक दूसरे को रिपेल करें, धक्का दें। ठीक है, चार्जेस विच रिपेल ईच अदर। फॉर एग्जाम्पल आपके पास यहाँ पर मैं दो चार्जेस लेता हूँ, एक आपके पास है पॉजिटिव, दूसरी भी आपके पास क्या है, पॉजिटिव। ठीक है, अब ये दोनों भी ने आपके पास चार्जेस लिए हैं, एक पॉजिटिव है, दूसरा भी पॉजिटिव है। ठीक है, हम इसको कनेक्ट कर देते हैं। ये क्या करेंगे, ये आपके पास रिपेल करेंगे, ये भी आपके पास क्या करेगा, रिपेल करेगा एफ फोर्स। ठीक है, तो जब भी आपके पास दो सेम चार्जेस होती हैं, वो एक दूसरे को क्या करती हैं, रिपेल करती हैं। ठीक है, और जो आपके पास नेगेटिव चार्ज का मैंने बताया था, ये क्या करता है, आपके पास अट्रैक्ट करता है। ठीक है, तो अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, यहाँ पर आपके पास जो चार्जेस हो वो सेम होनी चाहिए। अनलाइक का मतलब एक दूसरे से मुख्तलिफ हो, पॉजिटिव नेगेटिव हो या नेगेटिव पॉजिटिव हो, तब जाकर आपके पास वो क्या करेंगी, अट्रैक्ट करेंगी। हम यहाँ पर लेते हैं दो चार्जेस, पॉजिटिव और नेगेटिव। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये दोनों जो चार्जेस हैं वो डिफरेंट हैं, वो अनलाइक हैं। तो वो ये अब क्या करेंगी, क्या ये रिपेल करेंगी या खुद को अट्रैक्ट करेंगी? जल्दी से बता दें, क्या ये अट्रैक्ट करेंगी या रिपेल करेंगी? एग्जैक्टली exactly. ये आपके पास जो है वो एक दूसरे को क्या करेंगी, अट्रैक्ट करेंगी। किस फोर्स के साथ, ए फोर्स के साथ। ये भी इस चार्ज को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो ये भी आपके पास ही मैंने विजुअल डायग्राम बनाकर आपको एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, गुड। अब चलते हैं क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। मोस्ट कॉमनली आपके पास इस टाइप का क्वेश्चन आते रहते हैं एमटीकेट में, तो मेक श्योर करें ये आपका क्वेश्चन अगर आ जाए तो कभी भी आप इसको रॉन्ग नहीं कर पाए। बहुत से बच्चे जो होते हैं वो इस एमसीक्यूज को रॉन्ग करते हैं, बट इंशाल्लाह आफ्टर सॉल्विंग दिस यू विल नेवर रॉन्ग दिस एमसीक्यूज। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। आपके पास इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज है, बहुत से बच्चे रॉन्ग करते हैं, और बहुत सी आपके पास जो डिफरेंट डिफरेंट अकेडमीज की आपने देखी होगी प्रैक्टिस बुक, तो उसके अंदर भी इस टाइप के क्वेश्चन आए हुए हैं। तो क्वेश्चन ये आपके पास, which of the following which of the following is greatest value of charge? ठीक है, आपके पास चार्जेस की चार वैल्यूज गिवन होंगी एग्जाम के अंदर। आपके पास ए वैल्यू गिवन होगी, जो कि आपके पास हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। मैं करता हूँ 10 कूलम। ठीक है, बी आपके पास मैं करता हूँ 20 कूलम, और सी आपके पास मैं करता हूँ -5 कूलम, और डी में आपके पास करता हूँ -50 कूलम। ठीक है, अब ये आपके पास जो है वो चार चार्जेस गिवन है, और आपसे पूछा क्या गया है कि ग्रेटेस्ट वैल्यू किस चार्ज की है। अब आप ये सब ऑप्शन देखेंगे और कहेंगे सबसे पहले कि सर जो ग्रेटेस्ट वैल्यू होती है वो हमेशा प्लस में होती है। ठीक है,
तो आप क्या करोगे, आप जो चूज करोगे ऑप्शन वो होगा 20। बट मैं कहता हूँ कि ये आपके पास ऑप्शन गलत है। आपके पास राइट ऑप्शन जो होगा वो -50 कूलम होगा। कैसे होगा, इस चीज का मैं आपको बता दूं। सबसे पहले बेसिक चीजें हम समझते हैं। जब भी आपके पास किसी भी चार्ज के साथ माइनस साइन लिखा हुआ हो, ठीक है, थोड़ा सा वेट करें, सॉरी फॉर दैट। ठीक है, तो यहाँ पर आपको मैंने क्या बताया था ऊपर कि जो आपके पास जो चार्जेस हैं वो क्या होती है, जो आपके पास चार्ज है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। चार्ज क्या आपके पास एक स्केलर क्वांटिटी है, और स्केलर क्वांटिटी में हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड। हमें क्या चाहिए, हमें एक मैग्नीट्यूड चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या, जब भी चार्ज की बात आएगी, जब भी आपके पास चार्ज की बात आएगी, तो आप हमेशा जो बात करोगे वो करोगे मैग्नीट्यूड की। ठीक है, इसमें हम डायरेक्शन की बात नहीं करते, डायरेक्ट बात करते हैं किस चीज की, मैग्नीट्यूड की। तो आपके पास यहाँ पर जो मैग्नीट्यूड है वो आपके पास कौन कौन से गिवन है, 10 गिवन है, 20 गिवन है, 5 गिवन है, और आपके पास 50 गिवन है। अब मुझे बताएं कौन सा यहाँ पर आपको वैल्यूज या मैग्नीट्यूड ग्रेटर नजर आ रही है। ठीक है, तो मैं अगर इसको अरेंज करूं करेक्ट फॉर्म के अंदर, तो आपके पास इस तरीके से मैग्नीट्यूड नजर आ रहे हैं, 5, 10, 20, 50। तो आपके पास ग्रेटर जो है आपके पास वो क्या है, यहाँ पर जो ग्रेटर वैल्यू आपके पास नजर आ रही है वो आ रही है आपके 50। ठीक है, तो राइट ऑप्शन यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ग्रेटेस्ट वैल्यू के बारे में पूछ रहा है, तो ग्रेटेस्ट जो वैल्यू होगी आपके पास वो -50 कूलम होगी। ठीक है, माइनस इसलिए कहते हैं बिकॉज ये अट्रैक्ट करता है, दैट्स व्हाई वी शो द माइनस साइन। ठीक है, बट जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए आप हमेशा इसको अच्छे तरीके से सॉल्व करेंगे। सही है, उसके अलावा मैं आपको यहाँ पर एक और चीज बता दूं, कूलम से रिलेटेड। कूलम का जो बेस यूनिट होता है आपके पास वो क्या होता है, कूलम का जो बेस यूनिट होता है वो आपके पास क्या होता है, उस चीज के बारे में भी नोट कर लें। ये भी चीजें आपके पास आती रहती हैं। जो बेस यूनिट होता है कूलम का, हम उसे कहते हैं एम्पियर डॉट सेकेंड। ठीक है, एम्पियर डॉट सेकेंड। आगे चलकर हम कूलम लॉ के अंदर इसको डिस्कस करेंगे डिटेल के साथ। पर इस बेस यूनिट को भी आप याद रखें, जब एमसीक्यूज आते हैं वहां पर न्यूमेरिकल के अंदर जो आप पूरा का पूरा एमसीक्यू सॉल्व करके लास्ट में जो वैल्यू देते हैं वो कभी कभी आपके पास एम्पियर सेकेंड के अंदर भी होती है और कभी आपके पास कूलम के अंदर भी होती है। तो जिनको पता होगा वही आपके पास एमसीक्यू सही करेगा। तो मेक श्योर करें ये चीजें आपको आनी चाहिए। ठीक है, चलिए आगे चले। तो हमें एक नेक्स्ट चार्ज से रिलेटेड चीज मैं आपसे पूछता हूँ कि आपके पास मैंने एक चार्ज दे दी है और मैंने कहा है कि इस चार्ज का मुझे नेचर बताओ, क्या ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो आप किससे मुझे बताओगे कि सर ये आपके पास पॉजिटिव चार्ज है और ये आपके पास नेगेटिव चार्ज। तो ये भी आपके पास नेचर ऑफ चार्ज से रिलेटेड क्वेश्चन आते रहते हैं। ठीक है, नेचर ऑफ चार्ज से रिलेटेड जो क्वेश्चन आते रहते हैं उससे देखते हैं। ये सारी बेसिक चीजें हैं, जब तक हम इन्हें कवर नहीं करेंगे तब तक कोई भी चीजें आपको अच्छे से समझ में नहीं आएंगी। ठीक है, टाइम कम है आई नो, बट मैं भी चाहता अगर दूसरों टीचर की तरह तो मैं डायरेक्ट आपको स्टार्ट करवा देता कूलम लॉ से, और ये चैप्टर पूरा का आपके पास 1 वीक के अंदर कंप्लीट भी हो जाता अगर मैं उस स्पीड से चलूँ तो। बट मैं चाहता हूँ कि आपके पास सारी सारी चीज़ें जो है वो कवर होती जाए, ताकि अगर हार्डेस्ट या कॉन्सेप्चुअल कंफ्यूजिंग एमसीक्यूज आ भी जाए तो आपके पास वो कॉन्सेप्ट हो, उन कॉन्सेप्ट को यूज करके आप इजीली सॉल्व कर सकें। ठीक है, तो नेचर ऑफ चार्जेस की बात करें तो हमें कैसे पता चले कि ये चार्ज आपके पास पॉजिटिव है या नेगेटिव है। आई होप आप मेरे साथ ये
नोट्स बनाते जा रहे होंगे, बिकॉज नोट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इनके बिना आप रिवीजन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो नेचर ऑफ चार्जेस की बात करते हैं। ठीक है, तो टू डिटरमाइन whether unknown charge, नोन चार्ज मतलब जिस तरह मैंने आपको बताया कि मुझे बताओ ये दो चार्जेस हैं, कौन सी पॉजिटिव है कौन सी नेगेटिव है। तो ये आपके पास क्या है, ये आपके पास अननोन चार्ज है। आपको पता ही नहीं कि कौन सी चार्ज पॉजिटिव है कौन सी आपके पास नेगेटिव है, तो हम इसे कहते हैं अननोन चार्ज। तो टू डिटरमाइन वेदर इन अननोन चार्ज इज पॉजिटिव और नेगेटिव, is brought here a charge of known nature। okay? का मतलब ये है कि अगर हमें अननोन चार्ज का मालूम करना है कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो हम उस चार्ज को एक ऐसी चार्ज के करीब लाएंगे जो कि हमें पता हो कि उसकी नेचर क्या है। ठीक है, मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ नीचे कुछ पॉइंट्स की फॉर्म में, ये चीज़ें आप नोट कर लें। अगर अगर वो आपके पास चार्ज रिपेल करे, अगर वो चार्ज आपके पास रिपेल करे, इफ इट रिपेल नॉन पॉजिटिव चार्ज इट इज अ पॉजिटिव। ठीक है, नॉन पॉजिटिव चार्ज इज पॉजिटिव। ठीक है, और इसमें एक और पॉइंट भी आप नोट कर लें अट्रैक्ट के केस के अंदर, कि अगर वो चार्जेस अट्रैक्ट करती हैं, इफ इट अट्रैक्ट्स, इफ इट अट्रैक्ट आपके पास जो नॉन पॉजिटिव चार्ज होगी, इज नेगेटिव। ठीक है, और एक और चीज मैं आपको बता दूं, एक आपके पास जो रेफरेंस बुक के अंदर लिखा हुआ है कि आपके पास जो नेचर ऑफ चार्जेस है हम किस इंस्ट्रूमेंट से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर आपके पास एक स्टार की फॉर्म में लिखता हूँ कि आपके पास जो नेचर ऑफ चार्ज है, नेचर ऑफ चार्ज है वो आप डिटरमाइन कर सकते हैं एक इंस्ट्रूमेंट यूज करके। ठीक है, के लिए आपके पास एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्कोप। ठीक है, इलेक्ट्रोस्कोप एक इंस्ट्रूमेंट है, आप उसको यूज करके नेचर ऑफ चार्ज फाइंड कर सकते हैं कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। या तो आप उस चार्ज को, अब मैं यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करता हूँ डिटेल के साथ। फॉर एग्जाम्पल, ये आपके पास कोई भी एक पॉजिटिव चार्ज है और इसके अंदर मैंने एक चार्ज लाई है कोई भी। ठीक है, मुझे नहीं पता कि इस चार्ज का आपके पास ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, मुझे नहीं पता। अब कैसे पता लगेगा? अगर ये दोनों चार्जेस क्या करें, अगर ये दोनों चार्जेस खुद को रिपेल करें, खुद को रिपेल करें, दैट मीन ये जो चार्ज है जो हमें नहीं पता, ये बेसिकली क्या आपके पास पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, सिमिलरली अगर आपके पास एक ये चार्ज है और एक आपके पास अननोन चार्ज है, ये दोनों चार्जेस क्या करें, ये दोनों चार्जेस आपके पास एक दूसरे को अट्रैक्ट करें, एक दूसरे को क्या करें, अट्रैक्ट करें। ठीक है, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही है, दैट मीन इस अननोन चार्ज की जो आपके पास नेचर है वो क्या है, नेगेटिव है। क्योंकि अभी हमने पढ़ा है जो अनलाइक चार्जेस होते हैं पॉजिटिव नेगेटिव, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और जो आपके पास लाइक चार्जेस होती हैं, लाइक पॉजिटिव पॉजिटिव, वो एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। तो वही चीज मैंने आपको बताई है नेचर ऑफ चार्जेस से रिलेटेड।
एक तो ये मेथड है, आप कोई भी पॉजिटिव चार्ज उसके करीब लाएँ, तो आपको पता लग जाएगा। अगर वो रिपेल करें, दैट मीन वो पॉजिटिव है, अननोन चार्ज। अगर वो अट्रैक्ट करें, दैट मीन द अननोन चार्ज जो आपके पास है, वो नेगेटिव है। ठीक है? या तो दूसरा मेथड आपके पास, हम इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्कोप। ठीक है? आपके पास जल्दी से बता दें क्या क्लियर हो गया है, ताकि हम आगे चलें। एक और आपके पास सब टॉपिक है चार्जेस से रिलेटेड, और वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। जिस तरह आप डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें पढ़ते हैं, ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, इसी तरह आपके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस भी पढ़ते हैं। तो वो क्या कहता है लॉ, हम उसे देखते हैं अब। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस, ठीक है। अब इस लॉ को देखते हैं, ये लॉ आपके पास क्या डिफाइन करता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, तो सॉरी फॉर दैट। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस क्या कहता है, ये किसी ने पढ़ा है बुक में से? बहुत से लोगों ने, बहुत से बच्चों ने पढ़ा होगा। जल्दी से मुझे कमेंट में बता दें कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस क्या है। ठीक है, ये आपके टेक्स्ट बुक में है, चाहे आप सिंध से हो, पंजाब से हो या फेडरल से हो, ये आपके पास मौजूद है टेक्स्ट बुक के अंदर। ठीक है, एग्जैक्टली exactly. जी बिल्कुल, यही आपके पास जो टोटल चार्ज होती है यूनिवर्स के अंदर, वो कांस्टेंट रहती है। ठीक है, और जिस तरह आप एनर्जी के अंदर कहते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अंदर कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, सिमिलरली हम यहाँ पर कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस में भी कहते हैं कि यूनिवर्स में जो टोटल चार्ज है वो हमेशा कांस्टेंट रहती है। चार्ज अकेली क्रिएट या डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती, लेकिन जो पेयर्स में हो सकता है, जैसे पेयर प्रोडक्शन में एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज साथ क्रिएट होते हैं, और एनिलेशन में वो साथ डिस्ट्रॉय होते हैं। तो वो आप पेयर की फॉर्म में कर सकते हैं, लेकिन एक अकेले चार्ज को आप डिस्ट्रॉय या क्रिएट नहीं कर सकते अनलेस वो आपके पास पेयर्स में हो। हम पढ़ेंगे आगे जाकर डॉन ऑफ मॉडर्न फिजिक्स के अंदर, वहां पर हम पढ़ेंगे पेयर प्रोडक्शन। तो वहां पर हम देखेंगे कि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज साथ क्रिएट हम कर सकते हैं। इसी तरह एक प्रोसेस होता है एनिलेशन, उसके अंदर हम दोनों को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो ये दो चीजें आपके पास पता होनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए पॉइंट्स लिखते हैं। फर्स्ट पॉइंट जो इसमें आपको नोट करना है वो ये है कि द टोटल चार्ज इन यूनिवर्स रिमेन कांस्टेंट। ठीक है, बेसिक चीज है, और मैं बहुत बहुत इजीली बच्चों की तरह आपको समझा रहा हूँ। काइंडली इन चीज़ों को रिवाइज करते रहें, टाइम बहुत कम है, और मैं पूरी दिल जान लगा कर आपको इसमें हेल्प करूँगा एंड तक। बस आपको अच्छे से इस चैनल से जुड़े रहना है, और ये चीज़ें दूसरों के साथ भी शेयर करनी है। जितने ज़्यादा बच्चे ज्वाइन करेंगे उतना जल्दी से हम इन चीज़ों को कवर करते रहेंगे। ठीक है, तो इस लॉ की जो स्टेटमेंट है वो भी आप नोट कर लें, कि स्टेटमेंट जो आपके पास है वो सेम ही है जो आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में करते हैं, बस वर्डिंग डिफरेंट है। क्या कहती है स्टेटमेंट, दैट चार्जेस कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। चार्जेस कैन नाइदर बी क्रिएटेड
nor be destroyed. Okay? Neither be created nor be destroyed, but can be transformed. But हम उन्हें ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, but can be transformed from one body to another. From one body to another. Total charge always remain constant. ठीक है, टोटल चार्ज आपके पास वो कांस्टेंट ही रहेगी. ये आपके पास लॉ की स्टेटमेंट है जो कि आपको एनी हाउ आनी चाहिए. ठीक है, सही है आपके पास. तो दो चीजें मैंने आपको बताई थी डाउन ऑफ मॉडर्न फिजिक्स में, वो हम जब चैप्टर आएगा वहां पर अलग से पढ़ेंगे. लेकिन क्योंकि मुझे बहुत मजा आता है चीजों को रिलेट करने में. ठीक है, जब मैं भी आपकी एज का था, आपकी इसी तरीके से पूरा दिन लगा होता था. लेकिन बच्चे देखें, जो बेस्ट चीज होती है वो ये होती है, यू मस्ट बी लर्न द थिंग्स बाय रिलेटिंग देम विद द अदर subjects and the chapters. Like here you can see that ये जो चार्ज का टॉपिक है एग्जैक्ट हम पढ़ते हैं आगे डाउन ऑफ मॉडर्न फिजिक्स में. अब वहां पर आइंस्टाइन की इक्वेशन पढ़ते हैं, वहां पर आप जो है वो एनिलेशन पेयर प्रोडक्शन पढ़ते हैं, तो वहां पर भी आपके पास ये चार्जेस का ही काम है. दैट्स वाई हम चीज़ों को रिलेट करके पढ़ेंगे, ताकि जब हम उस चैप्टर तक पहुंचे तो वहां पर आपके पास वो, जब मैं वहां पर टॉपिक पढ़ाऊंगा, विद इन अ फ्यू मिनट्स आपको वो टॉपिक आपके माइंड में सेव हो जाएगा लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर. ठीक है, और मेडिकल जब हम एज अ आपके पास जब आप डॉक्टर बनोगे तो वहां पर आपको प्रोफेसर्स बताएंगे कि जब भी आप चीज़ों को रिमाइंड करना चाहते हैं, याद करना चाहते हैं, तो आप याद नहीं कर सकते. हमेशा उसको समझ कर पढ़ें, और ऐसा पढ़ें कि अगर आप किसी दोस्त या अपने किसी घर में से किसी को समझाएं तो वो जल्दी से समझ जाए. दिस इज हाउ द मेडिकल फील्ड वर्क्स. तो मैं आपको यहाँ पर बेस्ट तरीके से पढ़ाने की पूरी कोशिश करूँगा. बट द ओनली थिंग मैटर दैट पढ़ना आपको पड़ेगा. चीज़ें मैं प्रोवाइड करूँगा, चीज़ें मैं एक्सप्लेन करूँगा. अगर चाहे 2 घंटे का लेक्चर है या 10 घंटे का लेक्चर है, आई विल एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग. आई विल प्रोवाइड यू ऑल थिंग्स. सारी चीज़ें आपके हाथ पर रखूँगा, बट उन चीज़ों को यूज़ करना वो आपके पास. चाहे आप उन चीज़ों को फेंक दें या आप यूज़ करें, ये आपके पास है, ये आपकी लाइफ है. आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो डेफिनेटली यू विल टेक एक्शन. ठीक है, कि मुझे पढ़ना है तो मैं पढ़ूंगा. तो अभी भी टाइम है, अभी भी टाइम है. रिग्रेट करने से बेहतर है कि अभी भी बहुत टाइम है. ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं, आई मीन मैंने भी आपके पास 20 दिन के अंदर पूरी एमटीकेट की प्रिपरेशन कंप्लीट की थी जब मैं आपकी एज का था. सिमिलरली आप भी कर सकते हैं. ठीक है, चलें वापस आते हैं. तो यहाँ पर मुझे कुछ पॉइंट्स आपको और मेंशन करवानी थी, वो भी आप नोट कर लें साथ. चार्जेस कैन सॉरी charges can however be created or destroyed, बट इसके अंदर पेयर्स की फॉर्म में. ठीक है, जिस तरह मैंने आपको बताया कि ये जो आपके पास एक चार्ज है, एक चार्ज, आप क्या एक चार्ज क्रिएट कर सकते हो? नहीं. क्या आप एक चार्ज को डिस्ट्रॉय कर सकते हो? नहीं कर सकते. जब तक वो चार्ज जो आपके पास हो, आप उसको क्रिएट कर सकते हैं, जी बिल्कुल कर सकते हैं. आप उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, जी बिल्कुल कर सकते हैं, बट वो किस फॉर्म के अंदर हो? पेयर की फॉर्म में हो. यानी आपके पास दो चार्जेस का होना जरूरी है. अदरवाइज
वो आपके पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को वायोलेशन करेगा। आप कभी भी एक चार्ज को क्रिएट या डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते अनटिल एंड अनलेस वो पेयर्स में ना हो। ठीक है, इसका मैं कुछ एग्जांपल दे दूं पेयर्स की फॉर्म में, लाइक आपके पास, हम आगे चलकर पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर आपको वो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर मैं मेंशन कर देता हूँ कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, आप इन दोनों को एक साथ क्रिएट कर सकते हैं। अ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज कैन बी क्रिएटेड, ठीक है, साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियसली मीन्स एक साथ उसी टाइम आप पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को बना सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। जिस तरह हम पढ़ते हैं एज इन पेयर प्रोडक्शन। पेयर प्रोडक्शन मैंने बताया डाउन ऑफ मॉडर्न फिजिक्स का टॉपिक है, वहां पर हम इनको डिटेल से पढ़ेंगे। लेकिन क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है टॉपिक को रिलेट करना, लिंक करना, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल और लॉजिक्स बिल्डअप हो सके। ठीक है, मेडिकल प्रैक्टिस जब भी करते हैं हॉस्पिटल्स के अंदर या कभी किसी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जाते हैं, तो वहाँ पर भी हम यही कहते हैं कि बच्चे जो भी आपके पास टॉपिक्स हो, आप उनको रिलेट करें, आप उनके माइंड में बनाएँ, ताकि आपके पास ब्रेन के अंदर एक लॉजिक डेवलप हो। ठीक है? आप 2 चार्जेस को क्रिएट कर सकते हैं साइमल्टेनियसली, जिस तरह हम पढ़ते हैं पेयर प्रोडक्शन के अंदर। इसी का आप इन्वर्स करते हैं, आप 2 चार्जेस को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ठीक है? अ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज कैन बी डिस्ट्रॉयड, कैन बी डिस्ट्रॉयड simultaneously is in annihilation। ये दोनों पॉइंट्स आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, जब आपके पास लेक्चर एंड होगा, सारे लेक्चर्स एंड होंगे आज डे 1 के, तो हम एफएलईपी भी सॉल्व करेंगे, फुल लेंथ पेपर जिसे हम कहते हैं। टोटल 180 एमसीक्यूज होंगे और पीएमडीसी की गिवन गाइडलाइंस को देखकर बनाए गए हैं वो एफएलईपी। जो भी आप लेक्चर कवर करते रहे हैं आज के दिन, उसी लेक्चर में से ही है, कोई भी आउट ऑफ सिलेबस नहीं होगा। ठीक है, ताकि आज आपने जो कुछ भी सीखा है आप उसको यूटिलाइज कर सकें। मुझे खुशी होगी कि आप सारे बच्चे ज्वाइन करेंगे, क्योंकि एम टिकट करीब आ रहा है, तो काइंडली सीरियस हैं थोड़ा। ठीक है, आपके वालदेन, आपके पेरेंट्स, आपके भाई, आपके सिस्टर्स, ये सारे आपसे उम्मीद लगा कर बैठे हैं कि हमारा जो बच्चा है वो एम टिकट को अच्छे से क्रैक करेगा। ठीक है, तो उन्हीं के लिए आप करें। अगर अपने लिए नहीं करना चाहते तो उन्हीं के लिए मेहनत करें और कामयाब बनकर दिखाएं। जो लोग आपको कहते थे कि आप नहीं कर सकते, उनको भी बता दें कि आप क्या-क्या कर सकते हैं, जो वो भी नहीं कर सकते। आगे जो टॉपिक है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के बाद, वो है क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज। अब ये क्या चीज़ है? इसको देखते हैं। बहुत ईज़ी टॉपिक्स हैं और मैं बहुत ही आपके पास ईज़िली एक्सप्लेन करता जा रहा हूँ इन टॉपिक्स को। ठीक है? क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज क्या है? हाँ जी, देखिए बच्चे, किसी भी मैक्रोस्कोपिक बॉडी का चार्ज हमेशा एलिमेंट्री चार्ज के इंटीग्रल मल्टीपल होता है। मतलब फ्रैक्शन चार्ज आपके पास पॉसिबल नहीं होता। सर ये क्या बोल दिया आपने? अब सबसे पहले मैंने यहाँ पर जो चीज़ बताई है, वो बताइए एलिमेंट्री चार्जेस की। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एलिमेंट्री चार्ज क्या होता है। ठीक है बच्चे? तो हम सबसे पहले एलिमेंट्री चार्जेस को पढ़ते हैं कि एलिमेंट्री चार्जेस होती क्या है। ओके, so let's start the elementary charges। एलिमेंट्री चार्ज, ठीक है, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है एलिमेंट्री चार्ज का।
द स्मॉलेस्ट इनडिविजिबल चार्ज इन इज द चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यहाँ पर मैंने क्या कहा, इनडिविजिबल चार्ज। इनडिविजिबल चार्ज जिसको आप क्या डिवाइड नहीं कर सकते, फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है, तो छोटे से छोटी जो चार्ज होती है आप उससे कह सकते हैं कि वो आपके पास एलिमेंट्री चार्ज है। और जो छोटे से छोटी जो चार्ज होती है वो किसी भी एक इलेक्ट्रॉन की चार्ज होती है। और किसी भी एक इलेक्ट्रॉन की जो चार्ज होती है वो होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। दैट मीन इससे कम कोई भी चार्ज नहीं होती। ये आपके पास एक एलिमेंट्री चार्ज है, इससे पीछे आप नहीं जा सकते। ठीक है, तो एलिमेंट्री चार्ज क्या होती है मैं यहाँ पर आपको नोट करवाऊंगा एग्जैक्टली कि आपके पास द स्मॉलेस्ट इनडिविजिबल, छोटी जिसको हम डिवाइड नहीं कर सकते, इनडिविजिबल डिविजिबल चार्ज, द चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। जो चार्ज होती है एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर वो होती है आपके पास छोटी से छोटी और इनडिविजिबल चार्ज जिसको हम कहते हैं एलिमेंट्री चार्ज। ठीक है, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो दिस स्मॉलेस्ट चार्ज इज कॉल्ड एलिमेंट्री चार्ज। स्मॉलेस्ट चार्ज इज कॉल्ड एलिमेंट्री चार्ज। ठीक है, आप इसको कह सकते हैं ये आपके पास क्या है, एक एलिमेंट्री चार्ज है। मैंने आपको वैल्यू भी बताई थी कि इसकी वैल्यू क्या है। ठीक है, अगर आपने नोट नहीं की, नो वरी, आई विल डिफाइन इट अगेन। तो इसकी जो वैल्यू है आपके पास, वैल्यू इस, ये वैल्यू आप नोट कर लें। ये जो वैल्यू है आपके पास वो है 1.6 टू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, और एक और चीज आपको पता होनी चाहिए इसके अंदर कि 1 कूलम ऑफ चार्ज में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्या कहा मैंने, 1 कूलम, 1 कूलम, ये एमसीक्यूज आता है आपके पास, 1 कूलम ऑफ चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, आपको चाहे कोई भी लैंग्वेज समझ में आए, आप जस्ट मुझे बता दें, मैं उसी लैंग्वेज में आपको एक्सप्लेन करूंगा, बट एटलीस्ट आपको समझ में आना चाहिए। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो फिर इस लेक्चर का कोई काम ही नहीं। ठीक है, समझ में तब आएगा जब आप सीरियसली इस लेक्चर को लेंगे, समझेंगे। तो 1 कूलम ऑफ चार्ज में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, वो आते हैं 6.25 इंटू 10⁻, कितना आएगा आपके पास, 18 इलेक्ट्रॉन्स। मैं यहाँ पर ई लिख रहा हूँ, दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन। तो जब भी आपके पास एमसीक्यूज आए 1 कूलम ऑफ चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, तो आप कहोगे 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो वापस आते हैं क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज के ऊपर। जो मैंने आपको कहा यहाँ पर, क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, यहाँ पर आपके पास कहीं पर लिखा भी हुआ था, सिंपली मैंने लिखा भी था, पता नहीं नोट्स में, चले ठीक है। तो मैं यहाँ पर आपको अपनी डेफिनेशन बता देता हूँ, क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज क्या होती है। तो यहाँ पर आप ये एक चीज लिख लें पॉइंट कि चार्ज जो होती है वो आपके पास क्या होती है, क्वांटाइज होती है। चार्ज इज क्वांटाइज। एक्सप्लेन करता हूँ, आप अभी नोट कर लें। चार्ज इज क्वांटाइज मीन्स चार्ज इज ऑलवेज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई। चार्ज इज ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एन।
इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पर आपके पास जगह नहीं है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ई। ठीक है, तो चार्ज आपके पास क्या है, क्वांटाइज है। सर क्वांटाइज का क्या मतलब है? क्वांटाइज का मतलब है कि चार्ज जो होती है वो हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल होती है इलेक्ट्रॉन्स के। ठीक है, क्या ये चीज आपको समझ में आई? हाँ जी, क्या ये चीज आपको समझ में आई कि मैं इंटीग्रल मल्टीपल को बता दूं कि सर इंटीग्रल मल्टीपल क्या है? ठीक है, तो मैं आपको इस वर्ड को डिफाइन करता हूँ कि इंटीग्रल मल्टीपल आपके पास क्या मतलब है। ओके, तो ये जो वर्ड आपको नजर आ रहा है इंटीग्रल मल्टीपल, देखें इसका जो सिंपल मतलब है वो है आपके पास एन। एन आप जानते हो क्या होता है? एन जो आपके पास होता है वो मैथमेटिक्स के अंदर हम कहते हैं इंटीजर्स नंबर। इंटीजर्स नंबर्स, अब आप सबको पता है कि इंटीजर नंबर क्या होते हैं। मोस्टली हम कहते हैं जो इंटीजर नंबर होते हैं वो आपके पास स्टार्ट होते हैं, कहाँ से स्टार्ट होते हैं? लाइक हम बोलते हैं भाई 1 2 3 से स्टार्ट होते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 और ये चलता रहता है आपके पास सो ऑन। तो ये आपके पास क्या है, इंटीजर्स नंबर है जिसको मोस्टली हम एन से शो करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो मैंने चीज बताई है वो ये बताई है कि जो चार्ज होता है वो हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल होता है। मल्टीपल क्या मतलब? मल्टीप्लीकेशन, मतलब चार्ज जो होता है वो इंटीग्रल मल्टीपल होता है। इंटीग्रल मल्टीपल होता है किसका? इलेक्ट्रॉन्स का। अगेन इसका मैं बता दूं कि जो चार्ज है आपके पास, जो चार्ज है आपके पास, ठीक है, ये चार्ज है। चार्ज को हम किससे शो करते हैं? क्यू से शो करते हैं। और इसका जो एसआई यूनिट होता है वो क्या होता है आपके पास? यस, एसआई यूनिट इसका क्या होता है? कूलम होता है। तो ये आपके पास मैंने यहाँ पर जो शो किया है ये आपके पास चार्ज है। ठीक है, अब ये जो चार्ज है आपके पास ये क्या होता है? हाँ जी, चार्ज जो आपके पास चला गया, ये चार्ज जो आपके पास होता है वो क्या होता है? इंटीग्रल मल्टीपल होता है। वो क्या होता है? इंटीग्रल, सॉरी फॉर दैट। चार्ज क्या होता है? इंटीग्रल मल्टीपल होता है इलेक्ट्रॉन्स का। चार्ज क्या होता है आपके पास बेटे? इंटीग्रल मतलब एन, मल्टीपल मतलब मल्टीप्लीकेशन, किसका? इलेक्ट्रॉन का। तो ये जो चीज मैंने आपको बताई है ये मैंने बहुत सिंपल से बताई है। ठीक है, ये आपके पास इंटीग्रल, मल्टीप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखिए पूरी डेफिनेशन आपके पास एक फार्मूले के अंदर आ गई है। तो ये जो फार्मूला है आपके पास बेटे ये बहुत ज़रूरी फार्मूला है, इसको आपको अच्छे से नोट करना है और ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। मैंने क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज बता दी है और इस फार्मूले से बहुत सी चीज़ें आपके पास आती रहती हैं एग्जाम के अंदर। पास पेपर को देखेंगे तो वहाँ पर आपको आइडिया लगेगा कि वाकई में सर फैसल ने आपको सही कहा था कि इस ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दैट्स वाई मैंने इस फॉर्मूले को आपको यहाँ पर बताया है और बार बार एक्सप्लेन किया है कि जो चार्ज होता है वो क्वांटाइज्ड होता है। सर क्वांटाइज का क्या मतलब है? कि जो चार्ज होता है वो ऑलवेज, चार्ज जो होता है वो ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल होता है इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने एन की वैल्यू आपको बता दी है, ई क्या होता है वो भी मैंने बता दिया है। तो आप हमेशा कहोगे कि जो चार्ज वो आपके पास क्वांटाइज्ड है। ठीक है, और कोई भी ऑब्जेक्ट जो होगा आपके पास उसमें फ्रैक्शन चार्ज नहीं होगी। मैं करता हूँ आपके लिए आसानी, ये चीज़ मैं नोट करवा देता हूँ। व्हाट इज हैपन, जस्ट वेट बेटे। आई डोंट नो व्हाट इज हैपन, मैं यहाँ पर अगेन कर देता हूँ कि ये जो आपके पास था वो इलेक्ट्रॉन था। चार्ज इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन, और हम इसको हाईलाइट कर देते हैं बिकॉज इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ठीक है, वापस आते हैं नीचे। तो नीचे हम लिखते हैं एक आपके पास इम्पोर्टेंट चीज़
ये जो आपके पास मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट, या मैं सिंपली कर देता हूँ कि कोई भी ऑब्जेक्ट आपके पास ऐसा नहीं है, कोई भी मैटर ऐसा नहीं है जो कि आपके पास फ्रैक्शन में चार्ज पजेस करे, ठीक है? कैन नॉट पजेस अ फ्रैक्शन मतलब डेसिमल के अंदर। कोई भी वैल्यू आप डेसिमल में देखें, लाइक 1.4 है, 2.4 है, या आपके पास क्या है, पॉइंट के अंदर वैल्यू है, तो हम उसे क्या कहते हैं, फ्रैक्शन कहते हैं। तो कैन नॉट पजेस अ फ्रैक्शन ऑफ चार्ज, ठीक है? तो आपके पास यहाँ पर, लाइक मैं अगर बोलूँ, आपके पास कौन सी चार्जेस एग्जिस्ट कर सकती हैं वो आपको मुझे बताना है, ठीक है? या मैं सिंपली आपको यहाँ पर डायरेक्ट बता दूँ, आपके पास ये चार्जेस हैं, 1 ई है आपके पास, ठीक है? आपके पास जो है वो 2 ई है, आपके पास जो है वो 3 ई है, ठीक है? इसी तरह आपके पास जो है वो 5 ई है, आपके पास जो है वो 500 ई है, ठीक है? तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये जो सारी चीज़ें हैं, वो आपके पास जो वो इंटीग्रल मल्टीपल है, ठीक है? कोई भी वैल्यू आपको डेसिमल में नज़र नहीं आ रही, कोई भी वैल्यू आपको डेसिमल में नज़र नहीं आ रही। तो ये सारी जो आपके पास यहाँ पर पॉइंट्स हैं, ये सारे आपके पास क्या हैं, वैलिड हैं। ये सारी चीज़ें आपके पास क्या हैं, करेक्ट हैं, ठीक है? इसे अच्छे से नोट कर लीजिएगा। आगे चलते हैं। आगे आपके पास मैं कुछ एग्ज़ाम्पल देता हूँ यहाँ पर, लाइक आपके पास अ, 1.9 ई, ठीक है? ये आपके पास एग्ज़िस्ट नहीं कर सकती। 440.5 ई, ये आपके पास एग्ज़िस्ट नहीं कर सकती। आप ये नहीं बोल सकते कि सर 400.5 ई चार्ज है किसी भी ऑब्जेक्ट पर, तो ये चीज़ गलत है। क्यों? क्योंकि अभी-अभी हमने पढ़ा है कि जो चार्ज होती है आपके पास, वो क्या होती है? वो क्वांटाइज़्ड होती है। क्या होती है आपके पास? क्वांटाइज़्ड होती है। मतलब हमेशा जो चार्ज होगी वो इंटीग्रल मल्टीपल होगी आपके पास किसके? ई के, ठीक है? और ई की वैल्यू क्या है वो मैंने आपको बता दी है। अगेन यहाँ पर बता देता हूँ कि जो ई की वैल्यू है वो है आपके पास 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है? कूलम हमने इसलिए लिखा है क्योंकि ई जो है वो आपके पास चार्ज है किसके ऊपर? इलेक्ट्रॉन के ऊपर, दैट्स व्हाई, ठीक है? सही है? चलो कुछ पॉइंट्स मैं आपको एक्स्ट्रा बता दूँ जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है? तो वो पॉइंट भी आप नोट करें, क्योंकि देखिए यहाँ पर बहुत से बच्चे पढ़ रहे हैं, कई कोई आपके पास सिंध से है, कोई पंजाब से है, कोई केपीके से है, कोई फेडरल से है, ठीक है? तो ये सारे बच्चों को देखकर मुझे लेक्चर में एक-एक चीज़ को एक्सप्लेन करना पड़ता है। दैट्स व्हाई टाइम लगता है, लेकिन चीज़ें भी आपको अच्छे से समझ में आ रही हैं यहाँ पर। यहाँ पर कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा हैं जो कि मैं आपको बताना चाहूँगा। जब तक आपके पास कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते, तब तक कूलम्ब्स लॉ पढ़ने की नीड नहीं है, ठीक है? तभी मैंने फिज़िक्स के अंदर मोस्टली हर चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले उस चैप्टर में जितने भी टॉपिक हैं, उनकी जो मेन पॉइंट है, बेसिक चीज़ें, वो मैं सबसे पहले एक्सप्लेन करूँगा, ताकि जब हम आगे उन टॉपिक्स पर आएँ, तो वो चीज़ें हम ईज़िली समझ सकें, ठीक है? वहाँ पर हमें टाइम कम देना पड़ेगा। तो हमेशा आप स्मार्ट वर्क करें, रादर टू जस्ट क्रेम एवरीथिंग। तो यहाँ पर आपको जो पॉइंट्स हैं, वो जो याद रखनी है आपको अपने कॉन्सेप्ट के लिए, वो मैं बताने जा रहा हूँ, ठीक है? ओके, तो पॉइंट्स टू रिमेंबर, ये पॉइंट्स आपको याद रखनी है एनी हाउ, ठीक है? एक पॉइंट जो आपके पास इसके अंदर मैं बताने जा रहा हूँ, वो ये है कि चार्ज डज नॉट शो रिलेटिविस्टिक इफेक्ट। मतलब समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। चार्ज कैन, चलो कैन नॉट ही कर दें, कौन सी फिजिक्स के अंदर इंग्लिश है? कैन नॉट शो, वैसे यहाँ पर डज नॉट आएगा। चार्ज कैन नॉट शो रिलेटिविस्टिक रिलेटिविस्टिक इफेक्ट। अब सर इसका क्या मतलब है? इतनी हार्डेस्ट आपके पास पॉइंट लिखी है,
कि चार्ज जो है वो आपके पास रिलेटिविस्टिक इफेक्ट शो नहीं करता। का मतलब बच्चे ये है कि स्पीड बढ़ाने से चार्ज चेंज नहीं होती। क्या कहा मैंने? ये नोट कर लें, स्पीड बढ़ाने से चार्ज चेंज नहीं होती। ठीक है? अगर एक इलेक्ट्रॉन है आपके पास, अगर एक इलेक्ट्रॉन है आपके पास, ठीक है, और एक दूसरा इलेक्ट्रॉन हम लेते हैं। ठीक है, ये मैंने इलेक्ट्रॉन ले लिया दूसरा। इसकी स्पीड देखें मैं क्या करता हूँ, इसकी स्पीड में करता हूँ आपके पास, चलें कर देते हैं हम 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और इसकी स्पीड में करता हूँ आपके पास 50 मीटर पर सेकेंड। सर इतनी हाई स्पीड, अगर इतनी हाई स्पीड है तो इसकी जो चार्ज है आपके पास सर वो भी चेंज होगी। सही बात है ना आपकी? ये जो चार्ज है इसकी वो भी आपके पास क्या होगी? चेंज होगी। बट मैं कहता हूँ कि जो आपके पास जो चार्ज है वो रिलेटिविस्टिक इफेक्ट शो नहीं करता। मतलब कि ये अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन है और इसकी जो चार्ज है वो 1.6, या बेहतर है मैं इसको नीचे करूँ, इसकी जो चार्ज है वो आपके पास क्या है? क्यू मीन्स चार्ज, वो है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो यहाँ पर भी आपके पास जो चार्ज होगी वो सेम ही होगी। कितनी होगी? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, वो चेंज नहीं होगी। यही मतलब है रिलेटिविस्टिक इफेक्ट का। सॉरी फॉर दैट। सही है, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। आगे चलते हैं, एक और कुछ और पॉइंट्स भी हैं इसके अंदर। तो एक और पॉइंट भी हम यहाँ पर कहते हैं कि जो चार्ज है वो मास डिपेंडेंट है। चार्ज जो होती है आपके पास, चार्ज इज मास डिपेंडेंट, मतलब मास पर डिपेंड करती है, डिपेंडेंट। ठीक है, बट यहाँ पर एक और चीज भी आपको याद रखनी है कि मास आपके पास वो चार्ज पर डिपेंड नहीं करता, बट मास इज नॉट चार्ज डिपेंडेंट। बट मास जो है वो आपके पास वो चार्ज डिपेंडेंट नहीं है, इज नॉट चार्ज डिपेंडेंट। ठीक है, अगेन बता दूं कि जो चार्ज है आपके पास वो मास डिपेंडेंट नहीं है, बल्कि मास चार्ज डिपेंडेंट होता है। चार्ज ऑब्जेक्ट का मास थोड़ा चेंज होता है तो इलेक्ट्रॉन की वजह से चेंज होता है, बट मास आपके पास वो चार्ज पर डिपेंड नहीं करता, बल्कि चार्ज जो है वो मास पर डिपेंड करती है। ठीक है। नेक्स्ट जो आपके पास पॉइंट इसके अंदर हम कहते हैं कि रिपल्जन जो होता है इज श्योर टेस्ट ऑफ चार्ज ऑन एन ऑब्जेक्ट, नॉट अट्रैक्शन। क्या कहा मैंने? रिपल्जन हमेशा श्योर टेस्ट है चार्ज का। जब भी रिपल्जन हो दैट मीन उस ऑब्जेक्ट के ऊपर चार्ज मेंशन है। ठीक है, इसका रीजन आपके पास मैं आगे चलकर बताऊंगा। एक क्वेश्चन दूंगा आपको, उससे रिलेटेड मैं आपको चीजें एक्सप्लेन करके बताऊंगा डिटेल से। ठीक है, अभी के लिए दो चीजें आपको पता होनी चाहिए कि इसका जो पॉइंट्स हैं वो आपके पास कभी कभी एमटीकेट में आते हैं। ठीक है, तो रिपल्जन इट इज द श्योर टेस्ट ऑफ अ चार्ज, यानी उस ऑब्जेक्ट के ऊपर आपके पास क्या है? कोई ना कोई चार्ज है, बट अट्रैक्शन नहीं है। ओनली रिपल्जन हो तो आपके पास वो श्योर टेस्ट है, चार्ज है ऑब्जेक्ट के ऊपर। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि रिपल्जन इज श्योर टेस्ट ऑफ चार्ज ऑन ऑब्जेक्ट, चार्ज ऑन ऑब्जेक्ट, नॉट अट्रैक्शन। अट्रैक्शन नहीं है। अगर दो आपके पास ऑब्जेक्ट में अट्रैक्शन हो रही है तो आप ये नहीं कर सकते कि उसके अंदर आपके पास ये श्योर टेस्ट है। जब भी आपके पास रिपल्जन हो तो वो आपके पास श्योर टेस्ट होती है चार्ज की। ठीक है, आगे चलकर मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगा इसके अंदर। चीज़ें हैं दूसरे प्रोविंस की टेक्स्ट बुक के अंदर हैं बट आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर नहीं है, तो वो भी मैं यहाँ पर आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, या इसी के अंदर मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, आप नोट करते जाएं एक एक चीज़ को।
नेक्स्ट पॉइंट आपके पास के अंदर जो आती है वो आती है, दो तरह के आपके पास इंस्ट्रूमेंट होते हैं। एक होता है इलेक्ट्रोमीटर और दूसरा होता है इलेक्ट्रोस्कोप। ठीक है, इलेक्ट्रोमीटर जो होता है वो चार्ज को मेजर करता है, यानी क्वांटिटी बताता है कितनी चार्जेस है। और दूसरा होता है इलेक्ट्रोस्कोप जो कि चार्ज को डिटेक्ट करता है कि चार्ज भाई प्रेजेंट है या नहीं है। तो वो आपके पास कौन बताएगा? इलेक्ट्रोस्कोप बताएगा। ठीक है, तो ये चीज में मैं आपको बता दूं कि इलेक्ट्रोमीटर और इलेक्ट्रोस्कोप इन दोनों में क्या डिफरेंट है। इलेक्ट्रोमीटर, दूसरा मैंने क्या कहा आपको? इलेक्ट्रोस्कोप। दोनों देखें, जस्ट एक वर्ड का आपके पास डिफरेंट है, मीटर और स्कोप। ये दोनों कंफ्यूजिंग है, दैट्स व्हाई मैं इन दोनों को आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ। और ये दोनों आपके पास आपके टेक्स्ट बुक के अंदर मेंशन है। इलेक्ट्रोमीटर और इलेक्ट्रोस्कोप में क्या डिफरेंट है? देखिए, जो इलेक्ट्रोमीटर होता है, इट इज यूज टू मेजर द चार्ज, यूज टू मेजर चार्ज, के चार्ज को मेजर करने के लिए यूज करते हैं। और दूसरा होता है आपके पास, यानी क्वांटिटी, यहाँ पर मेजर करने से मतलब है क्वांटिटी। यहाँ पर इलेक्ट्रोस्कोप है, इलेक्ट्रोस्कोप जो होता है आपके पास, ये यूज होता है टू डिटेक्ट चार्ज। ठीक है, यानी प्रेजेंस ऑफ चार्ज, कि चार्ज मौजूद है या नहीं है, तो वो उसके लिए हम यूज करते हैं इलेक्ट्रोस्कोप। ठीक है, और किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं? लाइक एक और क्वेश्चन भी आ सकता है इस चैप्टर में से, आपके पास बेस्ड मेथड क्या है? कोई इंसुलेटर है आपके पास, उसको चार्ज करने का बेस्ट मेथड क्या है? हम आगे पढ़ेंगे जो चार्ज आपके पास जो मेथड्स हैं किसी भी को भी चार्ज करने के लिए, हम करते हैं बाय फ्रिक्शन, बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, बाय कंडक्शन। ये तीनों मेथड हम पढ़ेंगे। बट यहाँ पर जो मैं एक पॉइंट आपको बताना चाहता हूँ जो आई थिंक आ सकती है, वो ये है कि जो बेस्ट मेथड है किसी भी इंसुलेटर को चार्ज करने का, वो इंसुलेटर मतलब क्या? इंसुलेटर का मतलब आपको पता है? जो कंडक्ट ना करे इलेक्ट्रिसिटी को, हम उसे कहते हैं इंसुलेटर। और दूसरा होता है कंडक्टर, जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करे, हम उसे क्या कहते हैं? इंसुलेटर, सॉरी, कंडक्टर बोलते हैं। इंसुलेटर वो होता है जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट ना करे, तो हम उसे कहते हैं इंसुलेटर। अब हम चाहते हैं कि भाई इंसुलेटर कंडक्ट करे, इंसुलेटर को कंडक्टर बनाना चाहते हैं, तो हम कैसे बना सकते हैं कुछ टाइम के लिए? वो हम कर सकते हैं फ्रिक्शन के थ्रू, फ्रिक्शन के थ्रू कर सकते हैं, रबिंग के थ्रू कर सकते हैं। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, लाइक आप, ये चीजों आपके पास पता होनी चाहिए। तो ये लास्ट पॉइंट है इस टॉपिक की। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जो बेस्ट मेथड है, द बेस्ट मेथड टू चार्ज एन इंसुलेटर, बेस्ट मेथड टू चार्ज एन इंसुलेटर। इंसुलेटर क्या है? इंसुलेटर वो चीज होती है जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट ना करे, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट ना करे। ठीक है, द बेस्ट मेथड टू चार्ज एन इंसुलेटर इज बाय फ्रिक्शन, इज बाय फ्रिक्शन। आप कह सकते हैं कि रबिंग। ठीक है, तो ये आपके पास कुछ टॉपिक्स है जो मैंने आपको बता दिए हैं। सही है, तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब लास्ट टॉपिक है आपके पास, मेथड ऑफ चार्जिंग। किसी भी ऑब्जेक्ट को चार्ज करने के मेथड क्या होते हैं, तो मैंने अभी अभी आपको बताए भी थे। मेथड ऑफ चार्जिंग, क्या इट्स बेटर ऑप्शन कि हम उसको सही तरीके से लिखें? ठीक है,
मेथड्स ऑफ चार्जिंग। सॉरी फॉर दैट। तो मेथड ऑफ चार्जिंग में आपके पास हम डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स पढ़ते हैं। लाइक यहाँ पर हमने जो डिस्कस किया था, दैट्स द फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन के थ्रू हम कैसे करते हैं वो देखेंगे। तो मेथड्स के अंदर हम पढ़ते हैं आपके पास फर्स्ट ऑफ ऑल बाय फ्रिक्शन। ठीक है, बाय फ्रिक्शन। तो बाय फ्रिक्शन के थ्रू हम कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक चीज आपको पता होनी चाहिए कि बाय रबिंग द टू बॉडीज टुगेदर। ठीक है, जब भी आप रब करते हैं दो बॉडीज को, पहले मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। अगर आप कहते हैं बाय रबिंग, बाय रबिंग बॉडीज टुगेदर, बोथ बॉडीज आर इक्वली, दोनों बॉडीज जो आपके पास होती हैं वो इक्वली और अपोजिट चार्ज, बोथ बॉडीज आर इक्वली एंड अपोजिट चार्ज। अपोजिट चार्ज ड्यू टू transfer of electrons from one body to another। From one body to another। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखी है मैंने। जब भी आप दो बॉडीज को रब करते हैं, जो कि दोनों बॉडीज जो आपके पास है वो इक्वली और अपोजिट चार्ज होती है। ठीक है, और जब आप उन दोनों को रब करते हैं तो स्क्रीन के दरमियान क्या होती है, इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफर होती है। तो ये आपके पास फर्स्ट मेथड है चार्जिंग का। ठीक है, लाइक जिस तरह आप ग्लास रॉड जो होती है उसको रब करते हैं सिल्क से, तो ग्लास रॉड जो होती है वो क्या हो जाती है, पॉजिटिव चार्ज हो जाती है, और जो सिल्क होता है वो नेगेटिव चार्ज हो जाता है। तो ये आपके पास एक एग्जाम्पल जो आप पढ़ते हो। ठीक है, इसी तरह जो क्लाउड होते हैं, क्लाउड्स, वो भी आपके पास चार्ज होते हैं इसी मेथड से, बाय फ्रिक्शन। ये दोनों एग्जाम्पल मैं यहाँ पर आपको मेंशन करवाना चाहूंगा क्योंकि ये दोनों इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं आपके बुक के। ठीक है, तो एग्जाम्पल्स, ग्लास रॉड इन glass rod is rubbed with silk, with the silk, ग्लास रॉड बिकम पॉजिटिव। जो ग्लास रॉड होती है वो क्या हो जाती है, पॉजिटिव हो जाती है। द ग्लास रॉड इज बिकम पॉजिटिव। ठीक है, एंड सिल्क जो आपके पास है वो क्या हो जाता है, सिल्क जो आपके पास है वो नेगेटिव हो जाता है। ठीक है, और दूसरी जो मैंने एग्जाम्पल बताई थी, चलिए मैं आपको यहाँ पर ड्रॉ करके बताता हूँ। लाइक आपके पास ये जो है एक ग्लास रॉड है। ठीक है, ठीक है, ये आपके पास एक ग्लास रॉड है। और जस्ट अज्यूम दैट ये आपके पास यहाँ पर जो मैं बनाने जा रहा हूँ, ये आपके पास जो है वो सिल्क का एक क्लोड है। ठीक है, सिल्क का एक क्लोड है। तो ये आपके पास सिल्क है और ये आपके पास यहाँ पर एक ग्लास रॉड है। ये आपके पास क्या है, ग्लास रॉड है।
तो जब आप क्या करते हैं, इन दोनों को रब करते हैं, यानी सिल्क को लेकर इस ग्लास रॉड के ऊपर रखते हैं और रब करना स्टार्ट कर देते हैं, तो ये क्या होता है आपके पास, इस तरीके से हो जाता है कि ये जो ग्लास रॉड है, इस पर कौन सी चार्ज आ जाती है, इस पर जो चार्ज आती है वो आती है पॉजिटिव। तो यहाँ पर आपके पास बेसिकली पॉजिटिव चार्जेस आ जाती हैं इस ग्लास रॉड के ऊपर, और जो सिल्क है उसके ऊपर कौन सी चार्जेस आ जाती हैं, सिल्क के ऊपर जो चार्जेस आ जाती हैं वो आ जाती हैं नेगेटिव चार्ज। जब भी आप इसको रब करेंगे उसके बाद आएंगी, तो यहाँ पर आपके पास क्या आएंगी, नेगेटिव चार्जेस आपके पास इस सिल्क के ऊपर आ जाएंगी। ठीक है, तो ये एक एग्जाम्पल था, और एक दूसरा एग्जाम्पल मैंने आपको यहाँ पर बताया था, वो भी आप नोट कर लें, क्लाउड। ठीक है, जो क्लाउड्स होते हैं वो भी चार्ज होते हैं इसी फ्रिक्शन के थ्रू। क्लाउड्स आल्सो गेट चार्ज बाय फ्रिक्शन। ठीक है, ये एक आपके पास मेथड था जो हम डीपली इसको पढ़ते हैं, क्योंकि ये कभी कभी आ जाता है एमडीगेट के अंदर। और एक और मेथड हम पढ़ते हैं इसके अंदर, जो कि आपके पास है कंडक्शन, बाय कंडक्शन। पहले हम देखते हैं बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन के बारे में याद रखें, अगर कोई भी चार्ज बॉडी आप लाते हैं किसी भी न्यूट्रल बॉडी के करीब, ठीक है, पहले मैं आपको इस तरीके से करता हूँ, यहाँ पर सबसे पहले चीज़ों को मेंशन कर देता हूँ, देन आप देख लेना। ठीक है, कोई भी चार्ज बॉडी if a charged body if a charged body is brought near a neutral body, नियर अ न्यूट्रल बॉडी, न्यूट्रल बॉडी जिसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, और जिस पर कोई भी चार्ज नहीं है, हम उसके करीब क्या ला रहे हैं, चार्ज बॉडी ला रहे हैं। जैसे brought near a charge body, one side of neutral body, ये हम एग्जाम्पल देखेंगे इसके, तो वहां पर आपको डिटेल से समझ में आ जाएगा। वन साइड ऑफ न्यूट्रल बॉडी, वो साइड जो कि आपके पास क्लोजर है किसके, उस चार्ज बॉडी के, वो साइड जो कि आपके पास क्लोजर है, क्लोजर टू चार्ज बॉडी, यहाँ पर ऑफ नहीं आएगा, टू आएगा। ठीक है, क्लोजर टू चार्ज बॉडी। Closer to the charged body is oppositely charged, is opposite charged, and while the other side is similarly charged। अक्सर इतनी बड़ी डेफिनेशन आपने लिख ली है, बट हमें समझ में नहीं आई। while the other side is while the other side is similarly charged। अब चलिए इसको समझते हैं। ठीक है, जब पॉजिटिव चार्ज वाली बॉडी को दूर करेंगे तो दूसरी बॉडी पर नेगेटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। अब फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर लाते हैं, कुछ एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट एग्जांपल देखें आप यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने एक ऑब्जेक्ट लाया है या कोई भी बॉडी है, और यहाँ पर आपके पास एक दूसरी बॉडी है। ठीक है, ये जो आप देख रहे हो ये आपके पास क्या है, पॉजिटिव, और ये आपके पास क्या है, न्यूट्रल है। या इस तरीके से करें, इसको यहाँ से रिमूव कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम करते हैं इसको, यहाँ पर लाते हैं। ठीक है, ये आपके पास क्या है, न्यूट्रल बॉडी है, और ये आपके पास क्या है, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है। ठीक है, या इस न्यूट्रल के ऊपर अभी देखें कोई भी चार्ज नहीं है, कोई भी चार्ज नहीं है का मतलब है यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों क्या आपके पास इक्वल हैं।
तब जाकर हम कहते हैं न्यूट्रल है। बट ये चीज नोट रखें कि न्यूट्रल ऑब्जेक्ट के ऊपर चार्ज होती है बट दोनों इक्वल होती हैं, दैट्स व्हाई हम उसे बोलते हैं न्यूट्रल। ऐसा नहीं है कि उसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, चार्ज होती है, पॉजिटिव भी होती है, नेगेटिव भी होती है, लेकिन दोनों न्यूट्रल होती है। ठीक है, ये था आपके पास, हम इसे नाम दे देते हैं आपके पास फिगर नंबर ए, जिसके अंदर आप देख रहे हो दोनों क्या है आपके पास, दूर दूर खड़े हैं। जब हम क्या करते हैं, इसी ऑब्जेक्ट को हम ड्रॉ करते हैं, ठीक है, ये आपके पास क्या था, पॉजिटिव बॉडी थी, और ये आपके पास हमने क्या किया, इस न्यूट्रल ऑब्जेक्ट को इस पॉजिटिव ऑब्जेक्ट के करीब लाया। ठीक है, जब हमने करीब लाया तो आप डेफिनेशन देखें, इफ अ चार्ज बॉडी इज ब्रॉट नियर न्यूट्रल बॉडी, अगर हम चार्ज बॉडी को ब्रॉड यानी करीब लाते हैं इस न्यूट्रल बॉडी के, ठीक है, तो वन साइड ऑफ न्यूट्रल बॉडी क्लोजर टू द चार्ज बॉडी, ये जो साइड आप देख रहे हो इस चार्ज बॉडी के जो करीब साइड है ये वाली, ठीक है। अगेन देखें, ये जो आपके पास ये जो साइड है इस चार्ज बॉडी की करीब जो साइड है, ठीक है, क्लोजर टू द चार्ज बॉडी इज अपोजिटली चार्ज। क्या मतलब, का मतलब ये है कि अगर आपके पास इस ये जो चार्ज बॉडी है ये पॉजिटिवली चार्ज है, ये आपके पास, सॉरी फॉर दैट, ओके, तो ये आपके पास क्या है, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है। ठीक है, तो यहाँ पर इसके ऊपर क्या चार्ज है आपके पास, पॉजिटिव चार्ज है। तो ये जो साइड आप देख रहे हैं ये वाली, ठीक है, इस साइड के ऊपर क्या आ जाएगा, अपोजिटली चार्ज आ जाएगी। क्या आ जाएगा, अपोजिटली चार्ज। मतलब अगर यहाँ पर पॉजिटिव है तो इस साइड पर क्या आ जाएगा आपके पास, नेगेटिव आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके पास, नेगेटिव चार्ज आ जाएगी, नेगेटिव 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 नेगेटिव। ठीक है, क्या आप समझ गए, चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, चलो, ये था आपके पास फर्स्ट इसका एग्जाम्पल। इसी तरह इसके अंदर दूसरी भी चीज़ें हैं, लाइक न्यूट्रल बॉडी को ग्राउंड करने से पॉजिटिव चार्ज सारा ग्राउंड में ट्रांसफर हो जाएगा लेकिन नेगेटिव चार्ज उस पर मौजूद रहेगा। फॉर एग्जाम्पल यहीं पर हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं या साइड में कर लेते हैं इसको। ठीक है? सारे एग्जाम्पल बताऊंगा ताकि आपके पास एक भी पॉइंट मिस ना हो। चलिए एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये सारी आपके पास बेसिकली एमसीक्यूज हैं जो कि आपके पास स्टेटमेंट्स में पूछे जा सकते हैं। तो आई डोंट वांट टू लॉस दिस चांस कि आपका कोई भी गलत हो। ठीक है, यहाँ पर हम लेते हैं आपके पास पॉजिटिव चार्ज वाली रॉड। ठीक है, तो ये मैंने आपके पास एक रॉड ले ली है पॉजिटिव चार्ज, हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक और ऑब्जेक्ट लेता हूँ, यहाँ पर मैंने एक और ऑब्जेक्ट लिया है और इसको ऑब्जेक्ट को मैंने क्या कर दिया, ग्राउंड कर दिया। ग्राउंड का मतलब इसको मैंने कनेक्ट कर दिया इस ग्राउंड के साथ। ठीक है, इसको मैंने ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर दिया। तो यहाँ पर मैंने क्या कहा कि न्यूट्रल बॉडी को ग्राउंड करने से पॉजिटिव चार्ज सारा ग्राउंड में ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले देखें डेफिनेशन क्या थी, इफ अ चार्ज बॉडी इज ब्रॉट नियर अ न्यूट्रल बॉडी, इस न्यूट्रल बॉडी के करीब इस चार्ज बॉडी को लाएंगे तो जो ये जो साइड है आपके पास इस चार्ज बॉडी के करीब वाली, यहाँ पर आपके पास क्या साइन आ जाएगी, इस पॉजिटिव चार्ज वाली बॉडी के अपोजिट साइन आएगी जो कि आपके पास क्या है, नेगेटिव है। तो यहाँ पर आपके पास जो चार्ज आएगी वो नेगेटिव आएगी। ठीक है, जब ये चार्ज नेगेटिव आएगी तो पॉजिटिव क्या हो जाएगी, पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करता है तो पॉजिटिव यहाँ पर अरेंज हो जाएगी। ठीक है, और क्योंकि ये जो आपके पास है वो किससे अरेंज है, हाँ जी, ये जो पॉजिटिव है ये जो न्यूट्रल बॉडी है ये ग्राउंड से कनेक्टेड है। किससे कनेक्टेड है, ग्राउंड से कनेक्टेड है। अब क्योंकि ग्राउंड से कनेक्टेड होने की वजह से ये सारी पॉजिटिव चार्जेस कहाँ चली जाएंगी, ये सारी पॉजिटिव चार्जेस आपके पास चली जाएंगी ग्राउंड की तरफ। ठीक है, चीज आपको पता होनी चाहिए एनी हाउ, बिकॉज इस टाइप के बहुत से क्वेश्चन आते हैं और बच्चे को कॉन्सेप्ट का ही नहीं पता होता। तो मेक श्योर करें ये दोनों चीज़ों
बेसिकली एक टाइप के एमसीक्यूज हैं और ये दोनों आपके पास पता होनी चाहिए। मैं एफएलएपी लूंगा आपके पास, आज ही लूंगा एट द एंड ऑफ द सेशन। मेक श्योर करें आपके पास ये चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है। बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है, मैं एक एक चीज़ बच्चों की तरह समझा रहा हूँ आपको, जस्ट बिकॉज दैट आपका जो क्वेश्चन हो सारे के सारे एमसीक्यू सही हो, एक भी मुझे गलत नहीं चाहिए एमटीकेट में, ठीक है। पेपर बहुत इजी होगा, इतना हार्ड नहीं आते एमटीकेट के अंदर जितना आप सोचते हैं, ठीक है। ये दोनों आपके पास एग्जाम्पल आपको पता होने चाहिए। लास्ट आपके पास था कंडक्शन। कंडक्शन का मैं सिंपली यहाँ पर आपको बता दूं, कहाँ पर बता दूं, यहाँ यहीं पर नीचे बता देता हूँ कंडक्शन का, ठीक है। बहुत ही इजी है आपके पास, लेकिन एमसीक्यूज में आ सकते हैं तो मुझे आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करना पड़ रहा है। बाय कंडक्शन, अब कंडक्शन में क्या होता है वो भी मैं आपको बता दूं। सबसे पहले चीज़ों को नोट कर लें, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ। तो जब भी आपके पास कोई चार्ज कंडक्टर कांटेक्ट में आता है किसी अनचार्ज कंडक्टर के, ठीक है, व्हेन अ चार्ज्ड कंडक्टर is contact with contact in uncharged conductor, चार्ज्ड कंडक्टर। टाइम कम है इस वजह से स्पेलिंग में मिस्टेक आ सकती हैं, आपको जब लिखे नोट्स तो सही कर दीजिएगा इसको। तो सम चार्ज is transferred to uncharged body, some charges transformed to uncharged body या कंडक्टर to uncharged conductor, thus both conductors are similarly charged, thus both conductors similarly charged। ये आपके पास कंडक्टर की बेसिक डेफिनेशन। कि कंडक्शन कैसे होती, जब भी आप कंडक्टर कंडक्टर मैंने बताया वो आपके पास होता है जो कि क्या करे, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करे, अपने अंदर इलेक्ट्रिसिटी को लेके चले, हम उसे कहते हैं कंडक्टर। लाइक जिस तरह हमारे पास आयरन या कोई भी मेटल वायर होती है, तो वो क्या है, आपके पास एक कंडक्टर है जो कि इलेक्ट्रिसिटी को लेकर चलता है, ठीक है। तो जब भी आप क्या करते हो, किसी चार्ज कंडक्टर को, फॉर एग्जाम्पल आपके पास मैंने लिया है ये वाला चार्ज कंडक्टर, ठीक है। इसके अंदर मैं जो साइन देता हूँ, लाइक इसके अंदर हम करते हैं पॉजिटिव 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 पॉजिटिव। ये एक चार्ज कंडक्टर है। चार्ज कंडक्टर मतलब इसके अंदर आपके पास क्या है, चार्जेस हैं, लाइक पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज कंडक्टर है। और इसके करीब में क्या लाता हूँ, मैंने क्या कहा, कॉन्टेक्ट का वर्ड यूज किया है, कॉन्टेक्ट का वर्ड यूज किया है। यहाँ पर देखें तो मैंने कॉन्टेक्ट का वर्ड यूज किया, मतलब टच इन हो, क्या हो, टच हो। जिस तरह आप किसी को टच करते हैं ना हाथों में, सिमिलरली कॉन्टेक्ट का मतलब टच इन हो, ठीक है। तो टच करके रखें। लाइक मैं यहाँ पर आपको अगर बनाकर दिखाऊं, तो ये आपके पास एक कंडक्टर है जो कि इसको टच करके बैठा है, कांटेक्ट में है। यहाँ पर अभी भी दूर है इससे, लेकिन हम इसको कर देते हैं करीब, ठीक है। अब ये आपके पास क्या है, कांटेक्ट इन है, यानी टच में है, देख रहे हो आप। तो यहाँ पर आपके पास अभी क्या है, इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, बट ये जब कांटेक्ट में आया है तो उसके बाद की अगर हम फिगर देखें तो क्या बनती है आपके पास, के बाद की जब आप फिगर देखोगे तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इन दोनों के ऊपर क्या आ जाएगी, सिमिलरली चार्ज आ जाएगी। मतलब अगर यहाँ पॉजिटिव है तो इसके ऊपर भी पॉजिटिव पॉजिटिव आ जाएंगी, ठीक है। तो अगर अगेन बनाकर देखते हैं, ये आपके पास एक था और इसके ऊपर क्या चार्जेस थी आपके पास, पॉजिटिव चार्जेस थी, ऐसे, यस पॉजिटिव चार्जेस थी, चलो पॉजिटिव चार्जेस थी। और जो दूसरा जो न्यूट्रल था जिसके ऊपर कोई भी चार्जेस नहीं थी, तो सर कांटेक्ट में होने के बाद उसके ऊपर भी क्या चार्जेस आ जाएंगी, उसके ऊपर भी आपके पास पॉजिटिव चार्जेस आ जाएंगी। तो ये था आपके पास मेथड ऑफ चार्जिंग में थर्ड और लास्ट मेथड, ठीक है। ग्राउंडिंग का भी मैंने आपको बता दिया था।
सही है? दोनों चीज़ें आपको पता होनी चाहिए एनी हाउ। ये सारी जो चीज़ें मैंने आपको बताई है, इस टाइप के एमसीक्यूज़ आए हुए हैं आपके पास एमटीकेट के अंदर। और यहाँ पर एक और पॉइंट भी मैं आपको बता दूँ, एक रेफ़रेंस बुक के अंदर लिखी हुई है, तो इट्स बेटर कि आप वो भी पॉइंट नोट कर लें, ताकि आपको परेशानी ना हो एमटीकेट के अंदर। लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल इसके अंदर एक पॉइंट आप नोट करोगे, वो ये है कि ये जो आपके पास फ्रिक्शन और कंडक्शन है, फ्रिक्शन और कंडक्शन, फ्रिक्शन और कंडक्शन जो आपके पास है, इसमें एक्चुअल ट्रांसफर ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होते हैं। फ्रिक्शन और कंडक्शन में आपके पास इन्वॉल्व एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इन्वॉल्व एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। ठीक है, वन बॉडी टू अनदर, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तभी मैंने आपको यहाँ पर एग्जांपल देकर एक 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 चीज़ को बता कर रखा है। एक और चीज़ इसके अंदर आती है आपके पास, वो ये है कि इंडक्शन में ये आपके पास एक्चुअल ट्रांसफर नहीं इन्वॉल्व होते। इंडक्शन के अंदर आपके पास ये एक्चुअल ट्रांसफर इन्वॉल्व नहीं होते। इंडक्शन डजंट ट्रांसफर डजंट ट्रांसफर एक्चुअल इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, फ्रॉम वन एटम्स टू अनदर। ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट थी जो मुझे आपको यहाँ पर बतानी थी। ठीक हो गया, बस यहीं तक था आपके पास ये पूरा का पूरा टॉपिक। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, पर आई थिंक यहाँ पर मैंने बताई थी, तो मैं आपके पास डिटेक्शन के अंदर मैंने बताया था इलेक्ट्रोस्कोप। तो एक बुक पंजाब की टेक्स्ट बुक आई थी, उसके अंदर एक चीज़ मेंशन की गई थी जहाँ तक मुझे याद है। तो इसको आप कभी कभी इस नाम से भी आ सकता है, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर जो था वो गोल्ड लीफ की तरह था, दैट्स वाई हम इसे गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप भी कहते हैं, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। तो ये नाम भी आ सकता है, अगर इलेक्ट्रोस्कोप ना आए तो गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप इसका नाम है। ये चीज़ भी आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, बाकी जो चीज़ें थी वो मैंने आपको बता दी थी। उसके बाद हम देखते हैं कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें, लाइक मेरे पास, ओके, तो कुछ चीज़ें आप देख लें ताकि आपको फ़ायदा होगा उसके अंदर। कुछ वैल्यूज़ हैं जो कि मुझे बतानी थी, अगर कहीं पर जगह हो तो मैं आपको बता दूँ। यहाँ पर नीचे आते हैं, यहाँ पर कर देते हैं, ठीक है? बस थोड़ी-सी कुछ चीज़ें वो देख लेते हैं ताकि आपके पास वो अच्छे से कवर हो जाए। तो यहाँ पर आपके पास हम कर देते हैं पार्टिकल, ठीक है? इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन हो आपके पास, या आगे जब हम मॉडर्न टर्न ऑफ मॉडर्न फिजिक्स पढ़ेंगे, तो वहाँ पर आप पढ़ोगे इलेक्ट्रॉन और नेगेटिव बीटा, दोनों में कुछ सिमिलरिटीज़ होती है चार्जेस के अंदर, तो वो भी आप नोट कर लीजिएगा। अच्छा, इलेक्ट्रॉन के बाद आता है प्रोटॉन। प्रोटॉन आगे चलकर पढ़ोगे कि आपके पास पॉजिटिव बीटा रेस से रिलेटेड कुछ आपके पास इसके अंदर होता है, वो भी हम आगे पढ़ेंगे। और न्यूट्रॉन, आपके पास जो न्यूट्रॉन होता है जिस पर कोई भी आपके पास चार्ज नहीं होती, या हम आप बात करें तो गामा रेस, डिफरेंट डिफरेंट तरीके से आपसे पूछे जा सकते हैं एमडीगेट के अंदर, तो रेडी रहो सबसे पहले।
ठीक है। यहाँ पर हम बात करते हैं इनके चार्ज की, कि इनके ऊपर चार्ज कितना होता है, और ये चीज़ आप सबको याद रखनी है। क्या याद रखो, नोट करो, ये आपको आनी चाहिए एनी हाउ। माइनस ई जो कि आपके पास कितना होता है, वैसे आप माइनस कंसिडर नहीं करते एक न्यूमेरिकल्स के अंदर, ठीक है। ये चीज़ आपको अच्छे से नोट कर देनी चाहिए। -19 कूलम। और ये जो आपके पास होता है प्रोटॉन में, जस्ट डिफरेंस दिखाने के लिए प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के अंदर ये साइन को शो कर रहा हूँ कि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। तो जब आप चार्ज फाइंड करोगे प्रोटॉन या पॉजिटिव बीटा रेस की, तो आप पॉजिटिव के अंदर लिखोगे। लाइक आपके पास कितनी है, सेम चार्ज है 1.6, बट पॉजिटिव के अंदर, ठीक है। न्यूट्रॉन और गामा रेज, इसके ऊपर क्या चार्ज है? हाँ जी, इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है। एक्सीलेंट, कोई भी चार्ज इसके ऊपर नहीं है, जीरो चार्ज। और जो अल्फा पार्टिकल्स होते हैं, इसके ऊपर याद रखो कि जो इलेक्ट्रॉन है उसकी डबल चार्ज होती है। ये आपके पास इलेक्ट्रॉन है ना, इसकी डबल चार्ज होती है। मतलब यहाँ पर आप क्या करोगे, यहाँ पर आप पुट करोगे 2, ठीक है। तो जब आप 2 इंटू मल्टीप्लाई करोगे इसके साथ 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम के साथ, जो चार्ज आएगी नीचे वो क्या आएगी आपके पास, 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये जो चार्ज है वो आपके पास इस अल्फा पार्टिकल की चार्ज है, ठीक है। ये आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा, सही है। ये चीज़ भी आपको नोट करनी है, जो कि आपके पास लास्ट में रहती थी। आई थिंक अगर आप बच्चों ने इस टॉपिक को अच्छे से कवर कर लिया है ना, फिर आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक पूरा चैप्टर आपके फिंगर टिप्स पर होगा। ये आप चीज़ नोट कर लीजिएगा। बट अगर आपको बेसिक चीज़ों के बारे में ही नहीं पता, तो आप कितना भी याद कर लो, 1-2 दिन याद कर लोगे, लेकिन आप कॉन्सेप्ट नहीं कर पाओगे। वहाँ पर आपके पास एमसीक्यूज़ जो होते हैं, लाइक मोस्टली आईपीए, यूएचएस, ये सारे आपके पास कॉन्सेप्चुअल एमसीक्यूज़ रहते हैं। और जिन बच्चों के पास कॉन्सेप्ट होता है, वो एमसीक्यूज़ जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो जितना टाइम आप याद करने पर लगाते हो, इट्स बेटर आप कॉन्सेप्ट को सीख लें। सही है। चलें, एक और चीज़ लास्ट नोट कर लीजिएगा इसके अंदर, उसके बाद हम एंड करते हैं इसको। आई डोंट नो हाउ मेनी आवर्स आई टेक, बट जो भी था आपके पास आज, ये आप क्या समझें कि पूरे चैप्टर का बेसिक चीज़ें थी। और अगर आप बच्चों ने अच्छे से सुनी है, नोट की हैं, प्रैक्टिस की हैं, तो यकीन करें कि आपके पास जो नेक्स्ट जितने भी टॉपिक है, कूलम चार्ज से लेकर चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर तक, वो सारी आपको जल्दी से समझ में आ जाएंगी। एक ही वीक के अंदर हम चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। बट अगर आपको समझ में ही नहीं आया, आपने समझी नहीं है, आज के लेक्चर को अच्छे से नहीं सुना, हाफ सुना है, बीच में छोड़ दिया, कुछ भी किया है, तो फिर कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। 6.25 into 10 is power 18 इलेक्ट्रॉन, 6.25 into 10 is power 18 इलेक्ट्रॉन्स आपके पास होते हैं, के पास they form a charge of they form a charge of -1 कूलम, ठीक है। अगर आपको -1 कूलम चार्ज बनानी हो, तो इतने इलेक्ट्रॉन्स मिलकर -1 कूलम चार्ज बनाएंगे। कितने इलेक्ट्रॉन्स? 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स मिलकर -1 कूलम चार्ज बनाएंगे। एक पॉइंट ये थी। दूसरी पॉइंट क्या थी सर? दूसरी पॉइंट भी सेम ही है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। ये डिफरेंस ये है कि 6.25 इंटू 10⁻18, मैंने क्या कहा पहले? इलेक्ट्रॉन का। अब मैं क्या कहता हूँ? प्रोटॉन्स, ठीक है। प्रोटॉन्स फॉर्म अ चार्ज ऑफ 1 कूलम, ठीक है। अगर आपको पॉजिटिव 1 कूलम बनानी है, अगर आपको पॉजिटिव 1 कूलम चार्ज बनानी है, तो इतने प्रोटॉन्स आपको देने पड़ेंगे, ठीक है। और थर्ड जो लास्ट पॉइंट मुझे बतानी थी इसके अंदर, वो ये थी कि क्या थी?
3.125 इंटू 3.125 इंटू 10 18 18 अल्फा पार्टिकल्स 18 अल्फा पार्टिकल्स, जो कि मैंने बताया था बेटा, देखिए 2e लिखा हुआ है ना, ये है अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल्स फॉर्म अ चार्ज ऑफ दे फॉर्म अ चार्ज ऑफ दे फॉर्म अ चार्ज ऑफ कितनी बनाएगा आपके पास, ये भी आपके पास बनाएगा +1 कूलम। ठीक है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। बहुत से बच्चे होते हैं कंफ्यूज करते हैं, सर ट्रू कूलम बनाएंगे, ट्रू कूलम कैसे बनाएंगे? ठीक है, तो ऐसे एमसीक्यूज गलत कर चुके हैं, आप वो गलती नहीं करना, मैंने आपको सब बता दिया है। अब ये चीज आपको नोट कर देनी है, ठीक है। लास्ट चीज एक पॉइंट की फॉर्म में मैं आपको यहाँ पर बता दूं, तो ऐसे करें, नीचे कर देते हैं, बस इतना सही है। ठीक है, लास्ट पॉइंट इसके अंदर मुझे बतानी है कि जितने भी एटम्स हैं आपके पास, एवरी एटम्स एवरी एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, एवरी एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। जो भी आप ले लो एटम, ठीक है, जो भी एटम ले लो, आपको क्या मिलेंगे? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल मिलेंगे। मतलब सर इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल से क्या मतलब है? इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल से मतलब है कि उसके अंदर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उसके अंदर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इक्वल होंगे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के। ठीक है, कोई भी एटम्स आप ले लें, ठीक है, या इट्स बेटर ऑप्शन के इसको कर लें। यहाँ पर आपको बनाकर दिखा दूं एक एटम, कोई भी। ठीक है, तो लाइक मैं आपके पास कौन सा एटम लूँ, जल्दी से बता दें। चलो हीलियम लेता हूँ, हीलियम एटम। हीलियम एटम को देखें, ठीक है, ये पॉइंट मैं आपको प्रूव करके बताना चाहता हूँ कि एवरी एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। हीलियम एटम हम लेते हैं तो उसके अंदर हम देखते हैं, लाइक आपके पास सबसे पहले, सॉरी, बेहतर हो आपके पास और भी बड़ा बनाओ, सही है। ठीक है, चलिए यहाँ पर अब मैं आपको बनाकर दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आपके पास जो है वो इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, ऐसे बना के यहाँ पर हम कर लेते हैं। ये आपके पास क्या है? एक इलेक्ट्रॉन, आपके पास क्या है? एक इलेक्ट्रॉन इसके अंदर। ठीक है, सिमिलरली मैं यहाँ पर आपके पास, अब क्योंकि हीलियम एटम है तो हीलियम एटम आप पढ़ोगे कि हीलियम एटम के पास जो है वो दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कितने होते हैं? दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको दो इलेक्ट्रॉन्स बनाकर दिखा दिए हैं। ठीक है, अब इन दो इलेक्ट्रॉन के साथ मैंने आपको बताया है कि प्रोटॉन की जो अमाउंट होगी वो भी क्या होगी? सेम होगी। तो यहाँ पर आप बना देते हैं प्रोटॉन्स को, ये एक प्रोटॉन, यहाँ पर आपके पास ये दूसरा प्रोटॉन। ठीक है, और जाहिर बात है न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन है तो आपके पास और क्या क्या होते हैं? और आपके पास इसके अंदर न्यूट्रॉन्स भी होते हैं। तो ये आपके पास न्यूट्रॉन्स आ गए। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो आपके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, दो प्रोटॉन्स हैं। तो ये आपके पास जो हीलियम एटम है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। इसी तरह आप कोई भी एटम्स ले लें पीरियोडिक टेबल से, वो आपको इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ही मिलेगा। ठीक है, हाँ ये चीज़ आपके पास क्लियर हुई। तो ये सारी चीज़ें हमने कवर कर दी हैं, एंड आई डोंट नो के स्टिल कोई चीज़ रहती है जो कि आपको समझ में नहीं आई। मैंने सारी चीज़ें कवर कर दी हैं जो भी आपके पास चैप्टर में से बेसिक चीज़ें थी। ठीक है,
चलो, क्वेश्चन हो तो आप पूछ लें जल्दी से, ताकि हम फिर वाइंड अप करें लेक्चर को। सॉरी फॉर दैट, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, बट स्टिल आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू डिलीवर द ऑल द लेक्चर्स टू यू, सो दैट आप अपना सारी चीजें कवर कर लें बिफोर द एमडीकेट। सर रिपल्जन ही श्योर टेस्ट क्यों है, अट्रैक्शन क्यों नहीं है? ओके, तो एक बच्चे का क्वेश्चन है कि सर रिपल्जन ही क्यों है आपके पास? कि रिपल्जन है तो वो उस ऑब्जेक्ट के ऊपर चार्ज है, और अट्रैक्शन के केस में हम क्यों नहीं कहते? तो देखिए, अट्रैक्शन दो सिचुएशन में हो सकती है आपके पास। जब दोनों चार्जेस अपोजिट हो, या जब एक चार्ज ऑब्जेक्ट या एक चार्ज ऑब्जेक्ट हो और दूसरा न्यूट्रल ऑब्जेक्ट हो। ठीक है, अट्रैक्शन दो सिचुएशन में हो सकती है। एक, जब दोनों अपोजिट चार्ज हो, और दूसरा कंडीशन ये है कि एक चार्ज ऑब्जेक्ट एक न्यूट्रल ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करे, जिस तरह हम इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन के अंदर पढ़ते हैं। ठीक है, इसीलिए सिर्फ अट्रैक्शन देखकर हम कंफर्म नहीं कर सकते कि ऑब्जेक्ट चार्ज है या सिंपली न्यूट्रल है। रिपल्जन की बात करूं तो रिपल्जन सिर्फ तभी होती है जब दोनों ऑब्जेक्ट चार्ज हो या सेम नेचर के हो। पॉजिटिव पॉजिटिव होगा तब भी आपके पास अट्रैक्शन होगी, नेगेटिव नेगेटिव होगा तब भी आपके पास अट्रैक्शन ही होगी। दैट्स व्हाई आई से रिपल्जन ही श्योर टेस्ट होती है। क्यों? क्योंकि रिपल्जन आपके पास तभी होती है जब दोनों ऑब्जेक्ट आपके पास चेंज हो या सेम नेचर के हो। न्यूट्रल ऑब्जेक्ट कभी किसी को रिपेल नहीं कर सकता, इसीलिए अगर रिपल्जन हो रही है तो ये गारंटी है आपके पास कि दोनों चार्ज ऑब्जेक्ट हैं। ठीक है, ये क्लियर है आपके पास? ओके गुड। और कोई क्वेश्चन, लास्ट वन? इलेक्ट्रोस्कोप कैसे डिटेक्ट करता है एक चार्ज पॉजिटिव है या नेगेटिव है? देखिए, ये टॉपिक आपके पास एमडीकेट सिलेबस में नहीं है, बट मैंने आपको जस्ट एक नाम को लेकर बता दिया कि क्या करता है। बट आपने अगर क्वेश्चन पूछा है तो मैं आपको रिस्पॉन्स जरूर करूंगा कि जो आपके पास इलेक्ट्रोस्कोप है वो कैसे चार्ज को डिटेक्ट करता है कि वो चार्ज पॉजिटिव है या नेगेटिव है। पहले इलेक्ट्रोस्कोप को एक नॉन चार्ज जैसे पॉजिटिव से चार्ज कर देते हैं। ठीक है, उसके लीव्स लीव्स हम बोलते हैं नीडल को, जिस तरह मैंने बताया ना, इलेक्ट्रोस्कोप बेसिकली गोल्ड लीव की तरह होता है। तो जो ये जो लीव है आपके पास, बेसिकली इसके पास नीडल्स होते हैं, हम उसे कहते हैं लीव्स। तो उसके नीडल्स ऑलरेडी थोड़े सेपरेट हो जाते हैं उस नॉन चार्ज की वजह से। ठीक है, अब जब अननोन चार्ज ऑब्जेक्ट को इलेक्ट्रोस्कोप के पास लाते हैं हम, और अगर नीडल और ज्यादा सेपरेट होती हैं, ठीक है, तो अनचार्ज सेम नेचर का है, मतलब पॉजिटिव है। अगर आपके पास जो नीडल्स है, ठीक है, वो थोड़े क्लोज आ जाते हैं, वो कन्वर्ज होते हैं या करीब आते हैं, तो इससे आइडिया हम लगाते हैं कि वो अननोन, ये जो अननोन चार्ज है वो अपोजिट नेचर की है, यानी नेगेटिव है। ठीक है, तो ये जो लीव्स की मूवमेंट हो रही है, यानी नीडल्स की जो मूवमेंट हो रही है, इससे हमें पता चलता है कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर लीव्स सेपरेट हो रहे हैं, डाइवर्ज हो रहे हैं, देन वी कैन से दैट द अननोन चार्ज हैव द सेम नेचर। अगर लीव्स यानी नीडल्स जो है वो कन्वर्ज हो रहे हैं, यानी क्लोज आ रहे हैं, करीब आ रहे हैं, दैट मीन द अननोन चार्ज इज अपोजिट नेचर। ठीक है, ये इसलिए काम करता है क्योंकि सेम चार्ज रिपेल करके निडल को और दूर पुश पुश करते हैं, और अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट करते हैं, उनको पास क्लोज लाते हैं उन नीडल्स को। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट योर टुडेज लेक्चर, एंड इंशाल्लाह कल से हम उसकी जो हाई क्लास प्रिपरेशन है अगेन स्टार्ट कर देंगे। ये बेसिक था, देखिए अगर मैं नहीं समझा था ये बेसिक, तो आगे वाले जो टॉपिक्स हैं मैं आपको बता दूं, कूलम्स लॉ है, आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसके अलावा आपके पास जो है वो टेस्ट चार्ज है वो क्या होती है, वेक्टर फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स क्या होती हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स है आपके पास। इसी तरह आपके पास जो डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हैं, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस, ये सारी चीज़ें आपके पास ज़रूरी है। वो ही आपको समझ में नहीं आती जब तक चार्ज का पता नहीं होता कि चार्ज क्या होती है, चार्ज की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। ठीक है, कब चार्ज कर सकते हैं, अगर चार्ज वेलोसिटी से मूव कर रही है तो उसकी चार्ज में कोई चेंजिंग तो नहीं आ रही। तो ये चीज़ें आपको तब पता चलेगी जब आप इस लेक्चर को अच्छे से सुनेंगे, नोट करेंगे और रिवाइज करेंगे। ठीक है, अब लेक्चर के एंड में FLAP होगी, आई थिंक रात को होगी, तो आई होप यू ऑल ज्वाइन दैट FLAP, and it will basically help you to know that
कौन कहाँ पर स्टिल आप वीक हैं, किस टॉपिक में स्टिल वीक हैं, ठीक है? तो प्रैक्टिस करते रहें और लेक्चर को अच्छे से सुनें, दोस्तों के साथ शेयर करें और इस लेक्चर से जुड़े रहें ताकि बिकॉज़ एमडीके तक इस चैनल से बहुत कुछ आपको मिलने वाला है, जो तक अभी तक आपको कहीं से भी नहीं मिला। तो आपको बहुत ही हेल्प होने वाली है। जस्ट कनेक्टेड रहें और खुश रहें, मेहनत करते रहें, यकीन रखें अपनी प्रोफेशन के ऊपर और अल्लाह पर तो सबसे पहले यकीन रखें। इंशाल्लाह यू विल बी गेट बेस्ट एंड द बेस्ट। Wishing you very all the best and thank you so much for the patience listening. Allah Hafiz.